मुझे कारपेट और रग्स बहुत ही पसंद है। ये मैट कितना सुंदर है। अरे बागवानी चीजें तो अपने टेरेस गार्डन के लिए परफेक्ट हैं। और यहाँ तो वर्टिकल गार्डन, स्काई गार्डन बनाने का भी सामान है। अपने घर को इको फ्रेंडली दुनिया बनाते हैं भारत सरकार के कॉयर बोर्ड शोरूम से मिल रहे कॉयर प्रोडक्ट से। कॉयर, प्रकृति की देन। कॉयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर और दूरदर्शन के सहयोग से सरसों की फसल में अधिकतम लाभ लेने के लिए दी जाने वाली संस्तुतियों के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आज की कड़ी में जानेंगे सरसों की फसल में कटाई उपरांत किए जाने वाले प्रबंधन, भंडारण और मूल्य संवर्धन के बारे में। सरसों की खेती शिक्षा कार्यक्रम की अब तक की कड़ियों में बीजों के चयन, बुवाई, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंध, रोग और कीटों का प्रबंध, पाले एवं कोहरे से फसल का बचाव आदि बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा चुका है। अब फसल की कटाई का समय चल रहा है। कटाई और उसके बाद के वैज्ञानिक प्रबंध कैसे किए जाएं, ये अब जानकारी का विषय है। सरसों के भंडारण, तेल एवं खली से रोजगार के अवसर तथा सरसों के नए उत्पाद क्या-क्या हो सकते हैं, आज की कड़ी में हम जानेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, हम मुखातिब हैं हमारे एक आखिरी जो एपिसोड है जो सरसों शिक्षा कार्यक्रम के तहत जो दूरदर्शन से प्रसारित हो रहा है उत्तर प्रदेश। इसकी ये छठी कड़ी है और आखिरी कड़ी है। इस श्रृंखला में हमने किसान भाइयों आपको शुरू से ही राई सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, किस तरह से प्रजातियों का चयन करें, बीजों को कहाँ से लें, किस तरह से उनकी बुआई करें, क्या दूरी मेंटेन करें, पौध से पौध की दूरी, कतार से कतार की दूरी, क्या हमारा पोषण प्रबंधन किस तरह से हो सरसों की फसल में। इसके उपरांत फिर हमने आपको अलग अलग कार्यक्रमों में ये भी बताया कि किस तरह से हम खरपतवार का नियंत्रण करें शुरुआती दौर से और फसल के बाकी अवस्थाओं में, सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें बीमारियां और कीट लगते हैं सरसों की फसल में, उनके बारे में भी हमारे वैज्ञानिकों ने समय समय पर बताया अलग अलग कड़ियों में। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताने की कोशिश करी कि किस तरह से हम फसल की किस अवस्था में कैसे कटाई करें, कैसे मड़ाई करें, और अभी फसल ऑलमोस्ट तैयार भी हो गई है और कटाई जारी है। कई जगहों पर काफ़ी कुछ कटाई हो चुकी है और इसमें भंडारण के बारे में भी आपको बताया जाएगा किस तरह से आप जो है ना फसल को भंडारण करें, सुरक्षित रूप से भंडारित करें ताकि इनमें कोई जो भंडारण के दौरान कोई नुकसान नहीं हो फसल में। और ये जो हमने ये वर्ष भर हमारा जो प्रोग्राम चला है वो बहुत सराहनीय रहा है। ये आप लोगों ने काफ़ी सराहा है किसान भाइयों ने, और आगे भी हम इस कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। इसके अलावा हमारा केंद्र द्वारा आपके ऑल इंडिया रेडियो जो हमारे कुछ केंद्र हैं आप उत्तर प्रदेश और राजस्थान के, उनके माध्यम से भी हमारा कार्यक्रम जाता है सरसों स्कूल ऑन एयर। इसमें रेडियो पर वार्ताएं हमारे किसानों के लिए प्रसारित की जाती हैं हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, और ये हम कार्यक्रम इसमें भी शुरू करते हैं। हम क्रॉप की जो फसल की शुरुआती अवस्था है वहाँ से लेकर के और आखिरी अवस्था कटाई तक हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। इस बार जो सरसों की आपने जो खेती करी है किसान भाइयों, काफ़ी सराहनीय रही है। कुछ चीज़ें ज़रूर देखने में आई, कुछ चुनौतियां रही हैं सरसों की खेती से संबंधित। एक तो सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि जो अक्टूबर के माह में जो है ना वो बारिश हो गई, काफ़ी हैवी, कहीं कहीं ज़्यादा बारिश हो गई थी। उससे बुआई काफ़ी लेट हुई और खेत में नमी की भी अवस्था थी। और इसके बाद कुछ किसान भाइयों ने तो सिंचाई थोड़ा रुक कर की, क्योंकि खेत में नमी को देखते हुए। वहाँ तो ये समस्या नहीं आई, लेकिन जहाँ पर किसान भाइयों ने सिंचाई भी कर दी 30-35 दिन की अवस्था में,
उसमें लास्ट में अभी आपने अंत में देखा होगा फसल जब काफ़ी जो फलियां बन चुकी थी, एकदम अचानक से जो सफ़ेद तना गलन रोग का प्रकोप हुआ। तो ये कई सालों के बाद, विगत 3-4 सालों के बाद ये देखने में आया कि इस तरह से फसल में नुकसान हुआ। आपकी फसल में जो ओला पड़ा था उससे भी नुकसान हुआ। तो ये और इस बार जो और अन्य बीमारियां हैं या कीट हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को नहीं मिला। तो ये जो अनुमान है भारत सरकार का कि इस बार जो है ना 128-29 लाख टन सरसों का उत्पादन होगा, तो संभवतः ये सही है। जितने क्षेत्रफल में बुआई हुई थी और जिस तरह की फसल थी, थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर हुआ है। तो कुल मिलाकर फसल बहुत अच्छी रही। और सरसों अनुसंधान निदेशालय इस दिशा में हमेशा से कार्यरत रहा है और हमने बहुत सारे कार्यक्रम, हमने पहले भी बताया कि बहुत सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, चाहे वो यहाँ से बीज उपलब्ध कराने की बात हो। गुणवत्ता युक्त जो बीज हमारा है वो सितंबर के जो द्वितीय जो पखवाड़ा है, दूसरा पखवाड़ा है, उसके अंदर हम लोग सरसों पखवाड़े का आयोजन करके बीज आपको सीधे उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हमारे जो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में हमारे जो अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन लगाते हैं, आपके लिए लगाते हैं, ताकि जो नई तकनीकी है सरसों उत्पादन से संबंधित या प्रजातियों की बात है, होल पैकेज जिसको हम कहते हैं, जो FLD है, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, इसको लगाते हैं ताकि हम आपको जो लेटेस्ट तकनीकी है राई सरसों की खेती से उससे आपको वाकिफ़ करा सकें और उसको देख करके आप जो है ना इन तकनीकों को इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा सरसों का उत्पादन लें। इसके अलावा हम समय समय पर हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, चाहे वो प्रशिक्षण के कार्यक्रम हो, जिसमें इस बार भी हमने काफ़ी संख्या में प्रशिक्षण आयोजित किए और ख़ास करके जो अलग अलग ज़िलों के जो आत्मा विभाग है उसके द्वारा जो चयनित किसान हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेके गए। हम इसमें प्रशिक्षण में मधुमक्खी पालन का भी समावेश करते हैं, क्योंकि सरसों आधारित मधुमक्खी पालन करने से एक अतिरिक्त आय पैदा होती है और इससे जो सरसों की उत्पादन भी 10 से 15% तक बढ़ता है। तो ये हमारा फोकस रहा है। इसके अलावा पूरे साल में हमारे पास बहुत सारे किसान के वो भ्रमण दल भी आए, उन्होंने हमारी तकनीकी देखी यहाँ आसपास और उससे बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये हम ज़रूर किसान भाइयों आपसे अपील करेंगे कि आपको भी कभी ऐसा मौका लगता है तो आप ज़रूर सरसों अनुसंधान निदेशालय का भ्रमण करें। और ख़ास करके मैं आपको कहूँगा कि यदि आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में यहाँ आते हैं तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ अनुसंधान निदेशालय पर भी और आसपास भरतपुर में किसान किस तरह से राई सरसों की खेती कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने जो अभी विगत 3 फरवरी को एक बहुत बड़े किसान मेले का आयोजन किया, झारखंड के गुमला ज़िला है, वहाँ पे बिशुनपुर है, जिसमें माननीय कृषि मंत्री, कृषक कल्याण मंत्री भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उसके मुख्य अतिथि रहे। और इसमें हम जो हमारा झारखंड में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, शुरू में हमने इसमें जो आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत है 5 ज़िले में चला रहे थे, अभी हम जो है ना इसमें 2 ज़िले और जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम 2017 से चल रहा है, जिसमें 2017 के अंदर 3 लाख हेक्टेयर एरिया से कम क्षेत्रफल था राज्य में, और जबकि अभी जो क्षेत्रफल है वो बढ़ करके 4.25 लाख हेक्टेयर एरिया के आसपास हो गया है। और इसमें किसानों ने जो हमारी तकनीकी है उसका इस्तेमाल करते हुए जो औसत उत्पादकता है राज्य की, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो झारखंड में जो राई सरसों का जो परंपरागत क्षेत्र था वो करीब बिहार से लगता हुआ जो उत्तर और हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है इसका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है झारखंड का, वहाँ था। लेकिन हमने जो इसको जो प्रसारित कर रहे हैं वो दूसरे क्षेत्रों में भी कर रहे हैं, दक्षिणी और पश्चिमी जो झारखंड का एरिया है उसमें भी फैला रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो प्रोग्राम हम कई बार आप किसान भाइयों को बताते रहते हैं कि आसाम में हमारा एक वर्ल्ड बैंक पोषित परियोजना चल रही है, जिसके तहत इस बार हमने 5000 फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसको डिमॉन्स्ट्रेशन जो प्रदर्शन आयोजित किए पूरे 15 ज़िलों में हम काम कर रहे हैं आसाम के। और इसमें इस बार हमने जो वहाँ की जो एरिया है राई सरसों के अंतर्गत वो करीब 2.8 लाख हेक्टेयर है, और इस बार 50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त एरिया सरसों अनुसंधान निदेशालय के सहयोग से आसाम सरकार ने
और इसने जो है ना वो हमने बढ़ाया है इसमें। और इसी तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो अन्य क्षेत्रों में भी चल रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल का ले लें आप, जैसे मालदा केवीके के अंदर हमने काफ़ी किया है। इसमें एससी प्लान जो हमारा है उसके अंतर्गत हमारा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का, उसके तहत सरसों का उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग हमने वहाँ मिनी ऑयल एक्सपेलर दिए हुए हैं, तो वो ब्रांडेड सरसों का तेल वो लोग बेच रहे हैं। राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा निकटवर्ती राज्य हमारा मध्य प्रदेश का जो ये पूरा मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी ये पूरा एरिया जो राई सरसों से का एरिया है, इसमें हमारे बहुत सारे अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन लग रहे हैं और हमारा टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे हम किसानों के साथ संवाद भी करते हैं, कृषक दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो ये हमारा कुल मिलाकर प्रयास है कि पूरे देश में राई सरसों की खेती को किस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जाए, और न सिर्फ प्रचारित प्रसारित किया जाए बल्कि आप किसान भाइयों को हम प्रेरित करते हैं कि आप उन्नत प्रजातियों का इस्तेमाल करें, उन्नत जो उत्पादन और पौध संरक्षण तकनीकी का है उसका इस्तेमाल करें, और उससे आप जो है ना फसल ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेते रहें इससे। किसान भाइयों, इस समय सरसों की फसल में कटाई का समय हो चला है। कटाई के समय अगर वैज्ञानिक बातों का ध्यान रखा जाए तो उससे हमें निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। आइए जानते हैं इन बातों के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार। और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे राई सरसों में जो कटाई का समय हो गया है और कटाई का कार्य चल रहा है, तो जहाँ तक कटाई की बात है तो सरसों में जो कटाई का कार्य है वो बुवाई के 130 से 140 दिन बाद किया जाता है, और वहीं जो तोरिया में जो कटाई का कार्य है वो बुवाई के 90 से 95 दिन बाद किया जाता है। और इस समय जो बीज में नमी की जो मात्रा होती है वो लगभग 30 से 35% के बीच में होती है। और अगर हम इस बीज को अगर इस समय हाथ से दबा करके देखेंगे तो इसमें जो है बीज कठोर प्रतीत होता है। इस समय कटाई के समय पे अगर हम बीज को हाथ से दबा करके देखेंगे तो बीज कठोर प्रतीत होता है। तो इस समय जो कटाई के लिए जो अवस्था है ये सबसे उपयुक्त अवस्था इस समय मानी जाती है। और सामान्यतः जो किसान भाई जो कटाई का कार्य है वो दरांती से ही करते हैं, और दरांती से जो काटने का जो कार्य है वो ज़मीन की सतह से लगभग 2 फीट ऊपर से कटाई का जो कार्य है वो किया जाता है। और कटाई करने के बाद में फिर जैसे ही कटाई का कार्य पूरा हो जाता है उसके लिए घाई के लिए छोटी छोटी पूलियों में बांध करके कटाई के बाद में छोटी छोटी पूलियों में, जैसे कि ये पूली है, इसमें बांध करके इसको खेत में 7 से 8 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और 7 से 8 दिन तक जब ये धूप में सूख जाता है तो उसके बाद घाई के लिए हम इसको एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद में और घाई का कार्य किया जाता है। और घाई करने के लिए थ्रेसर से घाई करना सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि उसमें बीज और भूसा दोनों अलग अलग आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास थ्रेसर की उपलब्धता नहीं है, तो उस स्थिति में किसान भाई जो है जैसे कि बीज युक्त फलियों को लेकर के और डंडे से पीट कर भी जो है घाई का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में पीटने के बाद में जो घाई किया हुआ जो उत्पाद है उसको छोटी छोटी टोकरियों में भर करके और कंधे तक ले जा करके और उसमें जो प्राकृतिक वायु धाराओं की सहायता से
या पंखे की मदद से जो हमको जो बीज को जो है भूसे से अलग किया जा सकता है। उसके बाद जहाँ तक राई सरसों के भंडारण की बात है, तो सबसे पहले जो भंडार गृह है उसको हमको अच्छे से साफ करना चाहिए। और भंडार गृह में सरसों के बीजों को भरने से पहले बीजों को पहले 1 से 2 दिन धूप में सुखाना चाहिए। उसके बाद में हमारे जो जिन बोरों में हमको सरसों को भरना है उनको भी 1 से 2 दिन धूप में सुखाना चाहिए। फिर सुखाने के बाद में जो सरसों का जो बीज है उसको हमको बोरों में भरना चाहिए और भंडार गृह में रखना चाहिए। सुरक्षित भंडारण के लिए जो बीज में नमी की मात्रा है वो भंडारण के समय 8% होना चाहिए। किसान भाइयों, सरसों की खेती से जहां हम सरसों का तेल प्राप्त करते हैं, वहीं सरसों से और भी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इससे हम सरसों का मूल्य संवर्धन भी कर सकते हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर के सहयोग से ये कार्यक्रम की श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पर और कौन से उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। सरसों अनुसंधान निदेशालय कुछ मूल्य संवर्धित उत्पाद पे भी विशेष काम कर रहा है, जिसमें सबसे पहला उत्पाद जो बनाया है वो है हेयर स्पा। जी, आज के टाइम में महिलाओं में, बच्चों में और पुरुषों में सब में जो डैंड्रफ है उसकी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जो रूसी है वो हमारे शरीर को न केवल बाहर से परेशान करती है, बल्कि रूसी अगर ज्यादा रहे तो वो हमारे दिमाग में भी एंटर कर सकती है। तो उसको रोकने के लिए हमने ये एक उत्पाद बनाया है जिसका क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहा है और इस पे हम आगे चल के पेटेंट भी लेंगे। तो इस उत्पाद से हम रूसी को जड़ से खत्म कर सकते हैं और जो बालों का गिरना है, झड़ना है, उसको भी कम कर सकते हैं। यानी कि ये उत्पाद जो है इसको हम अपने बालों को धोने में प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप इसको पानी में घोलिए, सिर में लगाइए, 10 मिनट के लिए इसे छोड़िए और पानी से, ठंडे पानी से इसको धो दीजिए सिर को। जी, बहुत बेहतर। और इसमें क्या किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया गया है? ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं लिया गया है और जो भी पदार्थ लिया गया है, जो भी हमने इसमें उत्पाद लिए हैं दूसरे, वो भी पूरी तरह से नेचुरल हैं और ऑर्गेनिक हैं। यानी कि ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक उत्पादों के द्वारा तैयार किया गया है। बिल्कुल जी। साथ में मुझे कुछ आगे रखे हुए कुकीज, यानी जिन्हें हम सामान्य भाषा में बिस्किट बोलते हैं, दिखाई दे रहे हैं। इनकी विशेषता के बारे में कुछ बताएं। ये जो कुकीज हैं ये हमने सरसों की खली से बनाए हैं। सरसों की खली को हमने पूरी तरह से ऑर्गेनिक रखा है और इसमें हमने कोई भी केमिकल नहीं लिया है और इसके साथ साथ इसके अंदर जो हमने दूसरे उत्पाद लिए हैं वो भी पूरी तरह से नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। क्या इनका कोई स्वास्थ्य लाभ भी है? जी हाँ, इनमें हमने कोशिश करी है कि जो सरसों की खली के अंदर कैंसर को रोकने वाले तत्व पाए जाते हैं वो इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो। जी। जो हमारे शुगर के पेशेंट होते हैं, मधुमेह के जो रोगी होते हैं, उनको भी कई बार इस तरीके के उत्पादों को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। क्या ये जो आपके यहाँ पर बिस्किट तैयार किए जा रहे हैं वो मधुमेह के रोगियों के लिए भी लाभप्रद रहेंगे? जी बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिस्किट हैं इनके अंदर जो सरसों का तेल है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, प्लस इसके अंदर जो प्रोटीन है, सरसों की खली में की जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये जो बिस्किट हैं, ये जो
कुकीज हैं, इनको खाने से मधुमेह के रोगियों को भी बहुत फायदा होगा। जी, ये मुझे एक सामने बीकर रखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये हमने पूरी तरह से ऑर्गेनिक तेल निकाला है और इसमें हमने क्या करा है कि जो हमने सरसों की खली है उसको पानी से एक्सट्रैक्ट तैयार किया है। तो ये पानी का एक्सट्रैक्ट है और ये उसके बाद की बची हुई खली है जो पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में है। जी, और इसका क्या प्रयोग है? इसी से इसको हमने फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में लेकर हमने ये हेयर स्पा बनाया है। अच्छा। जो पूरी तरह से नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। तो किसान भाइयों, आप अपनी सरसों की फसल में मूल्य संवर्धन के लिए बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर किसान भाई अपनी फसल के मूल्य को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सरसों की खेती के व्यवसाय में लगे हुए युवाओं के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं हैं जिससे उन्हें रोजगार के साधन भी मिले और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी भी हो? आइए जानते हैं इस विषय में। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जो किसान भाई हमारे सरसों की पैदावार करते हैं तो उसका अंतिम उत्पाद जो तेल के रूप में निकलता है, और तेल निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों के अलावा कुछ छोटी मशीनें भी है जिसको कोई भी किसान भाई अपने यहाँ लगा सकता है, या कोई हमारा युवा है वो इसको एक अपने स्वरोजगार के रूप में भी लगा सकता है। हम लोगों ने एक एक्सपेलर लगा रखा है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये एक सबसे छोटा एक्सपेलर है जो करीब 6 बोल्ट का है और 1 घंटे के अंदर करीब 1 क्विंटल सरसों की पिराई कर देता है। और अगर आप देखेंगे तो ये ग्रामीण स्तर पे काफ़ी लगाया जा सकता है क्योंकि इसमें जगह कम लगती है, मेंटेनेंस का कम खर्चा लगता है। और इतना लगाने के बाद में इसकी एक प्रक्रिया होती है कि तेल निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके साथ साथ में फिल्टर का भी प्रयोग करें, कि जैसे हमने देखिए एक फ़िल्टर मशीन लगा रखी है, डबल फिल्टर है। तो जब इससे तेल निकलता है तो उसके बाद में कुछ तरह की इम्प्योरिटी रह जाती है उसके अंदर है, या कुछ कचरा वगैरह जो रह जाता है तो यहाँ से लेके फिर इसको इस फिल्टर में डाला जाता है। तो ये कंप्लीट इसकी एक सफाई हो जाती है और जब तेल निकलता है पूरा शुद्ध निकलता है। तो बड़ी मशीनें हर किसी के लिए लगाने की संभावना ही नहीं है, लेकिन अगर ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे अगर हमारे कोई युवा या कोई किसान भाई अगर इस मशीन को लगाना चाहते हैं तो ये करीब 6-6.5 लाख के अंदर इसका खर्चा आता है और ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास में 15 बाई 10 फीट का भी अगर एक रूम है तो उसके अंदर एक मशीन लग जाती है, कुछ अपना जो सरसों की बोरियाँ रह जाएगी, उसका जो खली निकलती है वो रह जाएगी। तो मैं सबसे कि किसान भाई से अनुरोध करता हूं कि अगर मान लीजिए कोई इस तरीके का काम है कि वो आगे आके अपने ब्लॉक स्तर, ग्रामीण स्तर पे इस तरह की मशीन का वो मशीन लगाता है तो वो अपने स्वरोजगार के रूप में अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकता है और अपने आसपास के किसानों को एक शुद्ध तेल भी मिल जाएगा, जो आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो हमारा अनुरोध है कि कुछ जो किसान भाई अपने सरसों की पैदावार करते हैं, आज उनके युवा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर इस तरह की मशीन अपने ग्रामीण स्तरों पर लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको आमदनी बढ़ाने के अंदर ये सहायक सिद्ध होगी। इस तरह की मशीन आजकल आप देख रहे हैं कि भारत सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है। हमारे जो एफपीओ संगठन है या कोई स्मॉल फार्मर्स के ग्रुप हैं वो भी एक समूह के रूप में इस तरह की मशीन को लगा सकते हैं और ये सबसे एक तरह से छोटी मशीन है, 6 बोल्ट की है। अगर बड़ा एफपीओ का एक संगठन है, आपके पास सरसों की अच्छी पैदावार है, आसपास के क्षेत्र के अंदर है, तो आप एक 9 बोल्ट की मशीन भी लगा सकते हैं। इसके साथ में हमने कुछ प्रयोग किए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा केवी के साथ में हमने ये मशीन को एक लगवाई है। झारखंड के अंदर है, 6 जिलों के अंदर हम लगाई है और वहाँ पे जो किसानों के समूह हैं
उन्होंने इस तरह की मशीन को स्थापित किया है और अपना तेल निकाल के उसका फिल्टर करके और अपना एक ब्रांडिंग किया है। अपने ब्रांड के नाम से वो हमारे किसान भाई इसको बेच रहे हैं। और एक जो बीच के अंदर जो एक हमारे मिडिल मैन का जो एक कमीशन होता था, जो लेके जाता था किसान और कंज्यूमर के बीच में, वो आज एफपीओ के या समूह के माध्यम से जब लगाया जा रहा है तो वो जो लाभ है वो किसानों के बीच में वितरित हो रहा है। साथ के साथ क्या है कि जो अगर समूह के अंदर कोई किसान भाई लगाना चाहते हैं एफपीओ के माध्यम से या कोई एफपीसी कंपनी के माध्यम से, तो सरकार के तहत इसमें कुछ अनुदान का भी प्रावधान है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से है। तो वो भी आप उसकी एक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं जिससे इसकी आपकी लागत कम हो जाएगी। तो मैं सभी इनसे अनुरोध करता हूं कि भाई आप इस तरह की जो एक मशीन है, अगर व्यक्तिगत किसान स्तर पे आप लगाएं तो बहुत अच्छी है। अगर उसके हिसाब से आप बहुत बड़ा इसको करना चाहते हैं तो आप एक एफपीओ के माध्यम से भी इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं और तेल निकाल के अपना और उसकी ब्रांडिंग करके पैकेजिंग करके अगर आप कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से जो लाभ आपको तेल निकाल के जो बेचने में मिलेगा उसका लाभ आप ही को मिलेगा और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आज की कड़ी में बस इतना ही। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ होगी आपसे पुनः भेंट। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।